बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पीछे पढ़ चुके हो कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो इंतकाल के बाद उसके माल के साथ 4 किस्म के हुकूक मुताल्लिक़ होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले कफ़न दफन के अखराजात निकाले जाते हैं मुतवस्सित दर्जे के। नंबर 2, तो सबसे पहले मय्यत के कफ़न दफन के अखराजात निकाले जाते हैं। नंबर 2, मय्यत ने किसी का कर्ज़ अदा करना हो तो फिर कर्ज़ा अदा किया जाता है। नंबर 3, अगर मय्यत ने किसी के बारे में कोई जायज़ वसीयत की हो तो उसकी वसीयत पर अमल किया जाता है। नंबर 4, फिर वरसा के दरमियान में माल को तक़सीम किया जाता है। विरासत के हमने कुछ दराजात मुकर्रर किए थे। सबसे पहले असहाब फ़ुरूज़ आते हैं, पहले दर्जे के वारिस। इनको इनका जो हक़ होता है, हिस्सा मुतय्यना होता है, वो दे दिया जाता है। इनको देने के बाद अगर माल बचता है तो फिर दूसरा दर्जा आता है आसाबात का, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो आसाबात जब मौजूद हों तो वो असहाब फ़ुरूज़ से बचा हुआ सारा माल ले लेते हैं, फिर वो छोड़ते नहीं है, सब वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तीसरा दर्जा हमने पढ़ा था रद्दुन अला ज़विल फ़ुरूज़। अगर किसी शख्स के आसाबात नहीं हैं, असहाब फ़ुरूज़ थे, आसाबात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि असबात मौजूद होगा तो बताया कि सारा माल ले जाएगा। तो असबात नहीं है तो फिर दोबारा वही माल जो है असहाब फ़ुरूज़ की तरफ लौटेगा। वही माल किसकी तरफ चले जाएगा? असहाब फ़ुरूज़ को मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स का इंतकाल हो गया, ठीक है, अमीन का इंतकाल हो गया और उसकी एक बेटी है। उसकी क्या है भाई? एक बेटी है। अब असहाब फ़ुरूज़ में से सिर्फ़ एक बेटी है, असबात मौजूद नहीं है। तो हमने अभी ये पढ़ा कि सबसे पहले असहाब फ़ुरूज़ को देते हैं। इसका कितना हिस्सा बनेगा? इसको निस्फ़ दे दिया हमने। अब असबात की तरफ माल जाना चाहिए, असबात तो यहाँ मौजूद नहीं है, तो कहते हैं रद्दुन अला ज़विल फ़ुरूज़, वापसी ज़विल फ़ुरूज़ की तरफ आ जाएगा। जब असबात मौजूद नहीं है, बाकी आधा माल भी वो किसको दे देंगे? हम बेटी को। यानी सारा माल बेटी को मिल जाएगा। अब सारा माल क्या हो जाएगा भाई? बेटी को मिल जाएगा, कुल माल हो जाएगा। अब समझ गए बात को? तो ये है यानी रद्दुन अला ज़विल फ़ुरूज़ के असहाब फ़ुरूज़ की तरफ सारा माल चले जाता है उस सूरत में जबकि असबात मौजूद ना हो। लेकिन आपने पढ़ा असहाब फ़ुरूज़ टोटल कितने हैं? 12 अफराद। 12 अफराद में से 2 फ़र्द ऐसे हैं कि इनकी तरफ वापस माल नहीं जाता, शोहर और बीवी। ये दोनों ऐसे हैं जिनका मय्यत के साथ जो रिश्ता होता है वो सबबी होता है, वो नस्बी नहीं होता। इसलिए अगर ये लोग मौजूद हैं तो इनका जो हक़ है, हिस्सा है, वो तो दिया जाएगा। बाकी माल बचा हुआ दोबारा इनकी तरफ नहीं लौटेगा, बल्कि दूसरे असहाब फ़ुरूज़ की तरफ वो चले जाएगा। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ लिखा कि एक शख्स का इंतकाल हो गया, ठीक है भाई, हिंदा का इंतकाल हो गया मिसाल के तौर पर, और उसका एक शौहर है और बेटी है। शौहर के बारे में आपने पढ़ा कि 2 हालतें हैं, औलाद मौजूद ना हो तो निस्फ़ मिलता है, औलाद मौजूद हो तो हमने इसको रुबो दे दिया। बेटी को क्या मिलेगा? निस्फ़ मिलेगा। अब मसला हमने बनाना है, मिसाल के तौर पर 4 से बना लेते हैं मसला। कितने भाई? 4 का रुबो कितना और निस्फ़ कितना? अब 1 रुपया बचा हुआ है, ये 1 रुपया कहाँ जाएगा? तो अभी हमने ये बात पढ़ी कि ये वापस किसकी तरफ जाता है भाई? असबात मौजूद ना हो तो असहाब फ़ुरूज़ की तरफ। अब ये 1 रुपया दोनों को मिलेगा, असहाब फ़ुरूज़ में शोहर भी है, बेटी भी है। तो अभी बताया कि नहीं, शोहर को नहीं मिलेगा, सिर्फ़ किसको मिलेगा? बाकी वो रसा। बाकी में कौन है भाई? बेटी है, लिहाजा वो बाकी भी जो है जमा 1, यानी इसको जो बकाया है वो भी इसको दे देंगे हम। शोहर को दोबारा, अगर इसकी मिसाल आप उलट कर दो, यहाँ पर शोहर की जगह पर बीवी लिख दो तो वहाँ पर भी यही मसला होगा। समझ गए बात को? जी। तो शोहर और बीवी की तरफ वापस माल नहीं लौटता, शोहर और बीवी के अलावा बाकी जो 10 अफराद हैं उनकी तरफ माल वापस लौट जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, अब ये है एक सवाल कि वो वापस कैसे लौटेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर तो हमने एक मिसाल लिख दी कि बचा हुआ था, इसको दे दिया। तो फिर अगर ज़्यादा अफराद हैं ज़विल फ़ुरूज़ में से तो फिर बाकी माल उनकी तरफ उनके हिस्स के मुताबिक तकसीम होगा।
जैसे जैसे उनका हिस्सा पहले मिला है ना, बकाया माल भी वैसे ही उन्हीं के हिस्से के मुताबिक दोबारा उनके दरमियान में तकसीम कर देंगे। ठीक है, अच्छा चलो ये तो हो गई तीसरा दर्जा रद्दुन अला ज़विल फ़ुरूज़। अब चौथा दर्जा आता है ज़विल अरहाम का। चौथा दर्जा क्या है भाई? ज़विल अरहाम। असहाब फ़ुरूज़ हमने देखा किसी शख्स के मौजूद नहीं हैं। नंबर 2 किसकी तरफ जाता है? असबात की तरफ। हमने देखा असबात मौजूद नहीं है। तो अब तीसरा दर्जा आएगा ज़विल अरहाम। वैसे तो रद्दुन अला वाला वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि असहाब फ़ुरूज़ ही नहीं है। तो अब तीसरा दर्जा क्या है? रिश्तों के एतबार से ज़विल अरहाम का आएगा। पहला दर्जा मैयत के साथ रिश्तों के एतबार से असहाब फ़ुरूज़ का, दूसरा दर्जा असबात का, तीसरा दर्जा ज़विल अरहाम का। तीसरा दर्जा क्या भाई? ज़विल अरहाम का। आज हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे, ज़विल अरहाम के बारे में। ठीक है भाई? ज़विल अरहाम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कल के सबक के अंदर आपने असबात के अंदर पढ़ा था, असबा मैयत के वो रिश्तेदार कहलाते हैं जी जिनका क्या हो भाई? जिनका हिस्सा कुरान में और हदीस में मुतअय्यन नहीं है, बल्कि असहाब फ़ुरूज़ को देने के बाद जो माल बचता है फिर उसको दे दिया जाता है। तो ज़विल अरहाम की तारीफ़ क्या है? ज़विल अरहाम मैयत के वो रिश्तेदार होते हैं जो असहाब फ़ुरूज़ में भी नहीं दाखिल होते और असबात में भी दाखिल नहीं होते। असहाब फ़ुरूज़ और असबात के अलावा बाकी जो रिश्तेदार हैं उनको ज़विल अरहाम कहा जाता है। असहाब फ़ुरूज़ और असबात के अलावा जो इनमें मौजूद नहीं है, इनके अलावा जो मैयत के रिश्तेदार हैं उनको क्या कहते हैं? ज़विल अरहाम। कल के सबक के अंदर हमने पढ़ा था कि असबात इसकी हमने 4 जिहतें बनाई थीं। इसी तरीके से ज़विल अरहाम के भी हम कुछ जिहतें बनाएंगे, 4 जिहत बनाएंगे ताकि बात समझ में आ जाए आप लोगों को। ठीक है भाई? अभी हम 2 पढ़ेंगे क्योंकि जगह यहाँ कम होगी, इसकी तफसील थोड़ी लंबी है, तो 2 पढ़ेंगे जिहत, बाकी 2 जिहत फिर हम कल पढ़ेंगे। हमने मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा कल की तरह, क्या लिखा भाई? रहीम दाद। ठीक है, रहीम दाद आप कब्र के अंदर आ चुके हो। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जिस तरह आपने पढ़ा था असबात के अंदर सबसे पहली जिहत कौन सी थी? फ़ुरूआत की थी। ठीक है भाई? इसी तरीके से पहली जिहत को यहाँ पर हम लेकर आएंगे। रहीम दाद का बेटा बेटी, ये औलाद है, बेटा या बेटी। ठीक है भाई? नंबर 2 नीचे आ जाए हम, पोता पोती, इसकी औलाद हो गई। ठीक, अब नीचे आ जाए हम, नंबर 3 मार्कर है, दूसरा तो 2, शायद यह बाद में नज़र ना आए आप लोगों को। इसके अंदर ये एक दिन के अंदर कैसे ख़राब हो गया? एक ही दिन में ख़राब हो गया। ज़विल अरहाम रिश्तेदार कौन से कहलाते हैं, उसकी तरतीब क्या होगी, कैसे इसको ढूंढेंगे हम? तो हमने लिखा रहीम दाद की पहली नस्ल बेटा और बेटी। ठीक है, बेटे की फिर बेटा हो गया यानी उसको पोता बोलते हैं, फिर उसकी बेटी यानी पोती होगी, फिर पोते का नीचे तीसरी नस्ल में हम जा रहे हैं पड़पोता पड़पोती। ठीक है, पोते का बेटा पोते की बेटी, पोती का बेटा पोती की बेटी। इसी तरह अब यहाँ पर आ जाएंगे बेटी के औलाद जो होगी। ठीक है, इसको बराबर कर लेते हैं ताकि नवासी। ठीक, अच्छा अब इसको हम और नीचे लेकर आ जाते हैं। नवासे का बेटा नवासे का
बेटी। ठीक है, हाँ नहीं बस ऐसे सही है, ऐसे ही सही है, ऐसे ही समझ लो इसको। अच्छा, नवासी का बेटा, और समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? नज़र आ रहा है? ठीक है, 3 नस्लें हमने लिखी हैं, आगे नहीं बढ़ा रहे, जितना बढ़ाओगे बढ़ा सकते हो आप आगे, लेकिन यहाँ हमने इसको ख़त्म कर दिया, जगह काम है ये। रहीम दाद का बेटा बेटी, फिर बेटे की औलाद लिखी पोता पोती। ठीक है, फिर पोते की औलाद लिखी पड़पोता पड़पोती, पोती की औलाद लिखी पोती का बेटा पोती की बेटी। फिर हम बेटी की औलाद लिख रहे हैं, बेटी की औलाद में नवासा नवासी, नवासे का बेटा नवासे की बेटी, नवासी नवासी का बेटा नवासी की बेटी। ठीक है, इसी तरह हम ऊपर आ जाते हैं, इधर आ गए हम। उसूल में कौन होता है? और माँ। उसूल में कौन होता है भाई? बाप और माँ। पहला हो गया। नंबर 2, बाप का बाप कौन होगा? दादा दादी। ठीक है, दादे का बाप कौन होगा भाई? परदादा और परदादी। ठीक है, दादी दादी का बाप। ठीक है, और 1 2 3 बस यहीं पर अच्छा ख़त्म करेंगे। ठीक है, दादी का बाप और दादी की माँ। ठीक है भाई। अच्छा, ये 3 नस्लें हमने यहाँ लिख दी हैं, समझ रहे हो? यहाँ माँ की अब वो कर रहे हैं हम, नाना और नानी। इसको आगे कर दो आप। नाना नानी, नाना का बाप और नाना की माँ। ठीक है भाई, इधर आ जाओ अब। हाँ, नानी का बाप और माँ। जगह कम है, हमने इसको लिख दिया। समझ रहे हो? समझ में आ रही है? अच्छा, अब हम देखते हैं, अभी हमने 2 टोटल जिहत लिखी। हमने कहा कि इसकी भी कितनी जिहतें हैं? 4। जिस तरह असबात के अंदर हमने 4 जिहत बनाई थी ना, असबात के अंदर कितनी बनाई थी जिहतें? 4 बनाई थी। और हमने कहा था इसको अगर आप आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हो, समझाने के लिए 4 ही काफ़ी हैंगी। ठीक, इसी तरह यहाँ पर हमने अभी इसकी 2 बनाएंगे, 2 और बनाएंगे, फिर उसके बाद कह देंगे आप इसकी ख़ुद आगे जितनी बना सकते हो बना लो, लेकिन इतनी तक नौबत नहीं आती कि यहाँ तक को पहुँचेंगे। अब हमने ये देखा है कि सब क्या ढूंढना क्या चाह रहे हैं हम, ये सारा काम कर क्यों रहे हैं? ज़वील अरहाम के लिए। ज़वील अरहाम को ढूंढना है। कौन से रिश्तेदार? ज़वील अरहाम मय्यत के वो रिश्तेदार कहलाते हैं जो असहाब फ़ुरूज़ में भी और असबात में भी, जो असबात और असहाब फ़ुरूज़ के अलावा होंगे तो उनको क्या कहेंगे? ज़वील अरहाम कहेंगे। अब हमने ये एक नक्शा बना लिया, एक वो लिख ली, सूरत लिख ली, इसमें से निकालना है ज़वील अरहाम कौन से हैं। अब मेरी तरफ तवज्जो करोगे तो मैं आगे बोलूँगा, सबकी नीचे नज़रें देखें। हमने ये देखा, पहले इधर हम पहली जिहत में आ रहे हैं, हमने देखा बेटा है बेटी है। बेटा किस में होता है भाई? असबात में होता है।
तो पता चला कि ये ज़वील अरहाम में, तो इसको हम यूँ करेंगे कि गोल निशान बनाकर इसको कहेंगे कि ये ख़त्म यहाँ से ज़वील अरहाम की लिस्ट से ये क्या हो गया, आउट हो गया, निकल गया, ख़त्म हो गया। अच्छा, बेटी हमने देखा, बेटी किस में होती है, असहाब फ़ुरूज़ में आती है, इसके भी हमने ऐसे गोल निशान बना दिया, मतलब ये भी ज़वील अरहाम की लिस्ट से बाहर हो गई। फिर निजार आ रहे हम पोता। पोता बेटे की क्या मकाम होता है उसकी मौजूदगी में, यानी ये भी असबात के अंदर आता है, इसको भी हमने गोल निशान में बंद कर दिया। ठीक है। पोती ये बेटी के, पोती जो होती है वो किसके, हाँ बेटी के वो क्या मकाम होती है। ठीक है भाई, ज़वील फ़ुरूज़ में आती है, इसको भी हमने बंद कर दिया। अब इधर आते हैं नवासा। नवासा ना असहाब फ़ुरूज़ में दाखिल है ना असबात के अंदर है, तो इसको हमने ऐसे ही रहने दिया, जैसे है इसको ऐसे रहने दो। फिर नवासी को देखते हैं हम। नवासी ये भी वैसी कि ना ये असहाब फ़ुरूज़ में है ना असबात में है, इसको भी हमने वैसे ही रहने दिया। ठीक। अब आगे नीचे जा रहे हैं। पड़पोता ये किसकी क्या मकाम होता है, पोते के, या असबात के अंदर आ जाएगा, इसको हमने गोल निशान में बंद कर दिया। पड़पोती ये किसके क्या मकाम होती है, पोती के क्या मकाम होती है, यानी ये असहाब फ़ुरूज़ में दाखिल हो जाएगी, इसको भी हमने इस तरीके से बंद कर दिया। ठीक है भाई। अच्छा, पोती का बेटा असहाब फ़ुरूज़ में असबात में है नहीं है, जैसा है इसको रहने दो। पोती की बेटी ये भी असहाब फ़ुरूज़ में और उसमें असबात में भी नहीं है। नवासे का बेटा असहाब फ़ुरूज़ में असबात में, नवासा की बेटी ना असहाब फ़ुरूज़ में ना असबात में, नवासी का बेटा ना उसमें है असहाब फ़ुरूज़ में ना असबात में, नवासी की बेटी ना असहाब फ़ुरूज़ में है ना असबात में। अब हमारे पास यहाँ पर ज़वील अरहाम कितने अफराद आ गए, नवासी 2, पोती का बेटा पोती की बेटी 4, नवासे का बेटा नवासी की बेटी कितने 6, नवासी का बेटा नवासी की बेटी कितने हो गए भाई 8। ये हमारे पास 8 अफराद ज़वील अरहाम में निकल कर आ गए। ठीक है। अब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर कौन कौन निकलते हैं। हमने देखा रहमदाद के उसूल देख रहे हैं। बाप किस में होता है भाई, ज़वील फ़ुरूज़ और असबात में भी आता है। ठीक है भाई, इसको हमने बंद कर दिया। माँ किस में आती है, बोलो, ज़वील फ़ुरूज़ में आती है, इसको भी हमने इससे गोल निशान में बंद कर दिया, इसको लिस्ट से बाहर निकाल दिया, ये ज़वील अरहाम के अंदर दाखिल नहीं है। दादा ये किसकी जगह पर होता है, इसको भी हमने निकाल दिया कि यह असहाब फ़ुरूज़ में दाखिल होता है। ठीक है। अच्छा, दादी ये किसके अंदर दाखिल होती है भाई, ज़वील फ़ुरूज़ के अंदर। ठीक है। क्यों, ये जद्दा जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, ये जद्दा है हमारी। अच्छा, ये दोनों उसमें। अब इधर आ जाओ, नाना असहाब फ़ुरूज़ में दाखिल है नहीं, और असबात के अंदर दाखिल है नहीं, बल्कि ये कौन सा जद है, जद्द फासिद। कौन सा जद है, जद्द फासिद। जद्द फासिद की तारीफ़ क्या है, जद्द फासिद वो जद कहलाता है कि मैयत और उसके दरमियान में किसी औरत का वास्ता आए। अब देखो मैयत, ये मैयत है, मैयत और उसके दरमियान में किसका वास्ता है, औरत का वास्ता, ये जद्द फासिद है। ये क्या है भाई, जद्द फासिद। यह जद्द सही है कि मैयत के और उसके दरमियान में किसी औरत का वास्ता नहीं है, ये क्या होगा, दादा क्या होगा, जद्द सही होगा। लिहाजा ये नाना ये असहाब फ़ुरूज़ में भी दाखिल नहीं है और असबात के अंदर भी दाखिल नहीं है, इसको ऐसे रखा हमने। अच्छा, ये नानी ये जद्दा कहलाती है, तो ये जद्दा सहीहा है या फासिदा है। जद्दा सहीहा वो कहलाती है कि मैयत और उसके दरमियान में कोई जद फासिद ना आए, मैयत और उसके दरमियान में कोई जद फासिद ना आए। अब नानी और मैयत के दरमियान में कोई जद फासिद है नहीं है, लिहाजा ये नानी किसके कायम मकाम होगी, कायम मकाम या जो वो जद्दा के अंदर, जद्दा सहीहा के अंदर दाखिल होती है, जो कि असहाब फ़ुरूज़ का एक दर्जा है। ठीक है। इसको भी हमने बंद कर दिया। ठीक है, इसको भी क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब हम आ जाते हैं ऊपर।
परदादा, दादा क्या मकाम है, इसको भी हमने बंद कर दिया, ये असहाब फ़ुरूज़ के अंदर दाखिल है। परदादी, ठीक है, ये बताओ कि ये असहाब फ़ुरूज़ में दाखिल है। जद्दा कहलाती है ना, जद्दा सही है या फासिदा है? जद्दा सही है कौन सी है? जद्दा फासिद ना है। अब देखो इसका वास्ता रहीम दाद से जो बन रहा है वो किसके वास्ते से बन रहा है? बाप से, दादे से। एक दो दोनों ये जद सही है या फासिद हैं? सही है। तो लिहाजा जो है ये किसके अंदर दाखिल होगी? जद्दा सहिया के अंदर, असहाब फ़ुरूज़ में दाखिल होगी। तो ये इसको हम बंद कर देंगे, समझ रहे हो? अच्छा, दादी का बाप, दादी का बाप। अब ये देखना है कि असहाब फ़ुरूज़ में है, क्यों नहीं है? दरमियान में किसका वास्ता आ गया? ये औरत का वास्ता आ गया। मैयत के दरमियान में एक दो जो वास्ते हैं, इसके दरमियान एक वास्ता उसका क्या है भाई? औरत का है। लिहाजा ये असहाब फ़ुरूज़ के अंदर दाखिल, असबात के अंदर भी दाखिल नहीं है, तो ये ज़वील अरहाम के अंदर आ जाएगा। दादी की माँ, दादी की माँ। अब इसके वास्ते क्या है? दादी, बाप, फिर रहीम दाद। बताओ ये जद्दा सहिया के अंदर दाखिल होगी या नहीं होगी? जद्दा के अंदर दाखिल होगी या नहीं होगी? होगी। क्यों? इसलिए जद्दा सहिया उसको कहते हैं कि दरमियान में जद फासिद ना आए। यहाँ हमने देखा कि दरमियान में कोई जद फासिद नहीं है, लिहाजा ये किसके अंदर दाखिल हो जाएगी? बोलो, ज़वील फ़ुरूज़ के अंदर दाखिल हो जाए। किस में? ज़वील फ़ुरूज़। इसको भी हमने बंद कर दिया। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं, नाना का बाप, नाना का बाप। बताओ ये जद होता है, तो ये जद सही है या फासिद है? कैसे फासिद है? औरत का वास्ता कहाँ आ रहा है? ये यहाँ, फिर यहाँ से जाकर मुलाकात हो रही है इसकी, तो दरमियान में एक औरत का वास्ता आ गया, इसलिए ये क्या कहलाएगा? जद फासिद। और जद फासिद असहाब फ़ुरूज़ में दाखिल नहीं। अच्छा, नाने की माँ, ठीक है भाई। अब ये बताओ जद्दा सहिया है या फासिदा है? जद्दा सहिया। जद्दा सहिया की तारीफ़ क्या पड़ी थी? जद फासिद उसमें ना आए। अब यहाँ तो ये वास्ता है ना, एक दो इधर, ये देखो ये, तो नाना ये जद फासिद है। नाना क्या है भाई? जद फासिद है। तो लिहाजा पता चला ये असहाब फ़ुरूज़ में दाखिल नहीं है, असबात में भी नहीं है, ठीक है। इसको हमने वैसे ही छोड़ दिया। नानी का बाप, नानी का बाप। अब देखो इसके मैयत के दरमियान में दो वास्ते हैं, एक नानी है और एक माँ है। अब ये बताओ ये जद सही है या फासिद? फासिद क्यों है? दो औरतें हैं और दोनों, दो वास्ते हैं और दोनों ही क्या हैं? औरतें हैं, ठीक है भाई। अच्छा, ये माँ, ये बताओ ये जद सही होगी या फासिद होगी? जद्दा सही है या फासिदा? बोलो, जद्दा सही आ। कैसे कि मैयत और इसके दरमियान में कोई जद फासिद नहीं है, एक वास्ता दूसरा वास्ता मैयत आ गई। अब देखो इन वास्तों के अंदर कोई जद फासिद नहीं है, लिहाजा पता चला ये नानी की माँ जो है ना, ये भी किसके अंदर दाखिल है? ज़वील फ़ुरूज़ के अंदर। समझ गए? अच्छा, चलो यहाँ एक चीज़ आपको और भी समझ में आ गई होगी। जब हमने असहाब फ़ुरूज़ पढ़ा था, जद्दा की तकसीम पढ़ी थी, जद्दा सही कौन सी होती है, तो उसके अंदर तो हमने थोड़ी मुख्तसर कर दी थी कि ये दादी भी होती है, नानी भी होती है। तो उस वक़्त हो सकता है आपके जहनों में हो कि ये आगे ऊपर कैसे तक जाएगा, तो यहाँ आपको बता दिया कि भाई इस तरीके से आप ऊपर चला सकते हो, और ये तरीका है जिससे पता चल जद्दा सही है कौन सी, जद्दा फासिदा कौन सी है, ठीक। अब ये दो किस्म के हमने अभी तक जिहतें लिखी हैं, दो जिहतें मज़ीद अभी लिखी, यहाँ जगह नहीं है, कैसे लिखेंगे उसको, ठीक, गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जिस तरह असबात के अंदर हमने चार चीज़ें वहाँ पर पढ़ी थी, तीन चीज़ें वहाँ हमने पढ़ी थी। नंबर एक जिहत में मुकाबला, नंबर दो दर्जे में मुकाबला, नंबर तीन क़ुव्वत में मुकाबला। यहाँ पर हमने 6 चीज़ें में मुकाबला करना है। ज़वील अरहाम के अंदर कितनी चीज़ों का मुकाबला होगा? 6 चीज़ों का मुकाबला होगा। नंबर एक जिहत में मुकाबला, नंबर 2 दर्जे में मुकाबला, नंबर 3 ये देखना है कि वास्ता जो है दरमियान में वो वारिस का है या गैर वारिस का।
वास्ता जो दरमियान में है वो वास्ता वारिस का है या गैर वारिस का। वारिस का मतलब यह है कि वह असहाब फ़ुरूज़ या असबात में मौजूद हैं या नहीं। ठीक है भाई। हाँ, कितने हो गए? 3। नंबर 1 जिहत में मुकाबला, नंबर 2 दर्जे में मुकाबला, नंबर 3 कुव्वत छोड़ दो अभी। किस चीज़? वास्ता वारिस का है या गैर वारिस का। ठीक। नंबर 4 वास्ता मुज़क्कर का है या मुअन्नस का। वास्ता मुज़क्कर का है या मुअन्नस का। नंबर 5 यानी मय्यत का और उसके दरमियान में जो वास्ता है वो मुज़क्कर का या मुअन्नस का है। नंबर 5 अबदान का मुकाबला बताऊंगा। नंबर 6 कुव्वत में मुकाबला। नंबर 6 अबदान। नंबर 5 अबदान में मुकाबला। ठीक है। नंबर 6 कुव्वत में मुकाबला। नंबर 6 क्या भाई? कुव्वत में मुकाबला। रिश्ता कवी है या कमज़ोर है। कितने मुकाबले हो जाएंगे? 6। अब पहली चीज़ को देखो, जिहत में मुकाबला। हमारे पास मिसाल के तौर पर यहाँ पर 8 किस्म के ये जो वारिस हैं ज़वील अरहाम के, जो आपने पढ़ा है, नवासा, नवासी, पोती का बेटा, पोती की बेटी, नवासे का बेटा, नवासी की बेटी, नवासी का बेटा, नवासी की बेटी, यह 8 किस्म के वारिस हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त। अब ज़वील अरहाम के अंदर क्या हम जब ये सारे मौजूद हों सबको दे देंगे? नहीं भाई, तरतीब होगी। तरतीब क्या है? सबसे पहले आपने जिहत का मुकाबला करना है कि ये वाले लोग मौजूद अगर हों, इनमें से कोई एक भी मौजूद होगा ज़वील अरहाम में से, ऊपर वाले जितने भी ज़वील अरहाम है वो सब के सब क्या हो जाएंगे? महरूम हो जाएंगे। इन जिहत में से पहली जिहत, ये जिहत अव्वल है, पहली जिहत में से कोई मौजूद हो तो दूसरी जिहत के सारे अफराद क्या हो जाएंगे? महरूम हो जाएंगे। ये एक मुकाबला हो जाएगा। नंबर 2 दर्जे में मुकाबला। हमने दर्जे के अंदर मुकाबला क्या करना है? मिसाल के तौर पर यहाँ तो हमारे पास कोई भी नहीं है ना, दूसरे उसमें आ गए हम स्टेप में। जब दूसरे में आए तो हमारे पास नवासा, नवासी ये मौजूद है। तीसरे स्टेप में आए तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 अफराद हैं। अब ये दर्जे में मुकाबला आएगा। हम ये कहेंगे ये दर्जा अव्वल है, ये दर्जा सानी है। ये दर्जा अव्वल है ऊपर वाला, क्यों? ऊपर तो नहीं था ना, तो इस वजह से हमने उसको छोड़ ही दिया, ख़त्म कर दिया। तो जहाँ पर मौजूद है ज़वील अरहाम तो वहीं से शुरू करेंगे हम। ये पहला दर्जा है, ये दूसरा दर्जा है। अब ये पहला दर्जा है, ये लोग मौजूद हों, ये क्या हो जाएंगे? महरूम हो जाएंगे। ये क्या हो गया भाई? दर्जे में मुकाबला हो गया। तीसरा हमने कहा था कि वास्ता वारिस का है या गैर वारिस का। वास्ता वारिस का है या गैर वारिस का। मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ मैं, आपके पास ये लोग मौजूद हैं। कौन है भाई? ये लोग मौजूद हैं। ये नवासे का बेटा है, नवासी की बेटी है, और नवासी का बेटा है और नवासी की बेटी है। आपके पास ये 4 किस्म का अफराद हैं। जिहत भी एक है, दर्जा भी एक है, और अब हमने तीसरा कहा कि वास्ता देखना, वास्ता मुज़क्कर का है या मुअन्नस का। हमने देखा इसका वास्ता नवासे का बेटा, नवासी की बेटी, इसका वास्ता जो ये नवासा वारिस का, ये वारिस है नहीं है। ये तो हमने तीसरा दर्जा देखना है कि वारिस का है। ये यहाँ पर ये यूँ कर लो ना आप, सुनो, पोती का बेटा, पोती की बेटी, नवासे का बेटा, नवासी की बेटी, ये चीज़ को देख लो आप। जिहत भी एक है, दर्जा भी एक है। अब तीसरी चीज़ देख रहे हैं कि वास्ता, जिन वास्तों से ये बन रहा है वो वास्ता वारिस का या गैर वारिस का। हमने ये देखा कि ये पोती का बेटा और पोती की बेटी, इसके दरमियान और मय्यत के दरमियान में जो वास्ते हैं वो सब वारिस हैं, या तो असहाब फ़ुरूज़ में हैं या असबात में। तो समझ रहे बात को है? ये वास्ते वारिस के हैं। अच्छा, ये वाले जो हैं ये वास्ता देखो नवासा गैर वारिस का आ गया। और समझ गए बात को? वास्ता वारिस का या गैर वारिस का। जब वास्ता वारिस का होगा वो मुक़द्दम होंगे, वास्ता गैर वारिस का वो छोड़ दिए जाएंगे उसको। समझ गए बात को? अच्छा, चौथी चीज़ हमने ये देखनी है, वास्ता मुज़क्कर का या मुअन्नस का, वो यहाँ हम देखेंगे नवासा और नवासी की औलाद में। देखो इसका जो नवासे का बेटा, नवासी की बेटी, इसके और मय्यत के दरमियान में जो वास्ता है ये मुज़क्कर का आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये मुअन्नस के साथ आ रहा है इसका। समझ गए बात को? हाँ, कितने हो गए? 4। अब अबदान में मुकाबला होगा कि यहाँ पर जो है मिसाल के तौर पर नवासे का बेटा और नवासी की बेटी,
अब्दान में मुकाबला ये होगा कि नवासी का बेटा और नवासी की बेटी, अगर ये सारे एक साथ मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर ये सारे एक साथ क्या है भाई, नवासे की औलाद उसका जाहिर सी बात है कि नवासे की औलाद है और इधर नवासी की। अब्दान में मुकाबले का मतलब ये है कि इसको जो मिलेगा माल वो डबल मिलेगा, इसको जो माल मिलेगा वो उसको सिंगल मिलेगा। यहाँ पर इनको माल मिलेगा सिंगल मिलेगा, यहाँ इनको माल मिलेगा डबल मिलेगा। वली ज़कर मिसल हज़िल उनसैन वाला होगा। ठीक है, कितने हो गए? 5। छठा वो तीसरी और चौथी जिहत के अंदर वो उसको हम लागू करेंगे। छठा वाला जो है ना क़ुव्वत में मुकाबला, ये तो अभी 2 जिहतें बनाई है ना हमने, तीसरी जिहत और चौथी जिहत, वो क़ुव्वत के अंदर मुकाबला हम वहाँ पर करेंगे। और समझ गए? अच्छा, अब ये यहाँ पर हो गई पहली जिहत। पहली जिहत का अफराद हो तो वहाँ पर यही सारे 5 किस्म के हमने क्या करने हैं भाई, वो करने हैं कि नंबर 1 जिहत में मुकाबला होगा, ये पहले दर्जे के। नंबर 2 दर्जे में मुकाबला होगा। नंबर 3 वास्ता वारिस का है या गैर वारिस का। नंबर 4 वास्ता मुज़क्कर का है या मुन्नस का। नंबर 5 अब्दान में मुकाबला होगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ऊपर वाले में आ जाएँ। हमने देखा यहाँ हमारे पास दोनों, यहाँ पर कोई ज़वील अरहाम हमें नहीं नज़र आया, हम ऊपर चले गए, यहाँ ये पहला दर्जा कहलाएगा जहाँ पर हमारे को कोई वारिस वो मिला है, ज़वील अरहाम मिला है। ये ज़वील अरहाम सिर्फ हमारे को एक ही मिला है, नाना। ये पहला दर्जा आएगा इसका। ठीक है भाई। ये दूसरे दर्जे के अंदर कौन कौन है? दादी का बाप, नाने का बाप, नाने की माँ, नानी का बाप। 4 किस्म के ज़वील अरहाम है। 1 2 3 4। ये कितने? 4 है। अब ये दर्जा अव्वल में है, ये दर्जा सानी है। तो एक जिहत में मुकाबला ये होगा कि ये लोग जब मौजूद हों, दूसरे वाले ये तीसरे वाले को क्या कर देंगे? महरूम कर देंगे। एक तो ये चीज़। नंबर 2 पहले दर्जे में ये मौजूद है तो ये दूसरे वालों को क्या कर देगा? महरूम कर देगा। 2 हो गए। नंबर 3 वास्ता मुज़क्कर का है या मुअन्नस का। हमने ये देखा कि यहाँ पर जो वास्ता है इसका ये मुज़क्कर का है। ठीक है भाई। ये वास्ता जो है ये किसका है भाई? मुज़क्कर का आएगा। नाना है ना, नाने का बाप और नाने की माँ। और यहाँ पर जो वास्ता है नानी की माँ का, ये वास्ता किसका भाई? मुअन्नस का आएगा। किसका वास्ता है? मुअन्नस का। ये लोग भी हैं, ये भी है। तो अब इन तीनों में से किसको वो करेंगे? हम तरजीह देंगे, इनको देंगे, इन दोनों को देंगे, इन दोनों को तरजीह देंगे इस पर। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर क्या है भाई? मुज़क्कर का है। ठीक है। अच्छा, कितने हो गए? 4 हो गए। नंबर 1 जिहत का मुकाबला। नंबर 2 दर्जे का मुकाबला। नंबर 3 वास्ता वारिस का है या गैर वारिस का, ये भी देख लिया हमने। ठीक है भाई। हाँ, कि ये जो वास्ता है देखो, ये वारिस्ता वारिस का है या गैर वारिस का, ये किसका है भाई? वास्ता वारिस का आएगा। और ये वाला जो वास्ता है ये क्या है? गैर वारिस का आएगा। ठीक, वास्ता वारिस का या गैर वारिस का, ये भी देख लिया हमने। और फिर हमने क्या देखना है भाई? मुज़क्कर या मुअन्नस का। ठीक। नंबर 5 फिर हमने क्या देखना है? अब्दान में। अब्दान में मतलब यह होगा कि फिर ये देखना है हमारे को, जो मर्द होगा उसको 2 मिलेंगे और फिर जो औरत होगी उसको 1 मिलेगा। अभी इसको यही रख लो, फिर इसको जब हम आगे पढ़ेंगे वहाँ समझ में आ जाएगी आपको। तीसरा दर्जा वारिस का है ना, कि हम देखेंगे कि रिश्ता वारिस का है। हाँ। तो जो नानी का बाप है इसमें तो ये नानी भी वारिस है तो नानी वारिस है। हाँ। तो पहले इसको करेंगे। हाँ। तो वास्ता अगर वारिस का है उसको तरजीह होगी, और जो वास्ता गैर वारिस का है वो उसके मुकाबले में कमज़ोर हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि इसका वास्ता जो वो है वो ज़्यादा कवी है कि माँ भी ज़वील फ़रूज़ में आ रही है, नानी भी ज़वील फ़रूज़ में आ रही है। फिर नानी की माँ जो, नानी का बाप जो होगा वो उसका वास्ता जो है ना, जिन वास्तों से ये पढ़ रहा है वो क्या है भाई? ज़्यादा मजबूत रहेगा। ठीक है। हाँ, तो बस बहरहाल अभी ये चीज़ रख लो जहन में कि यहाँ पर हमने 5 वो करने हैं। कल जब हम 2 जिहत पढ़ेंगे मज़ीद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।